जहां पे ईरान में माशा अमीन की डेथ हुई क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, वहां पे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पे भारत में हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हिजाब पहनना अपराध है या नहीं है। अब ईरान एक डिफरेंट सोसाइटी है एज कंपेयर टू इंडिया। वहां पे सेकुलरिज्म के इतने क्रेडेंशियल्स हाई नहीं है जितने इंडिया में है, और ईरान में डिक्टेट है कि औरतों को हिजाब पहनना ही पड़ेगा। पर क्या हिजाब पहनना औरतों की अपनी मर्जी नहीं होना चाहिए कि वो पहनना चाहते हैं कि नहीं पहनना चाहते? चाहे वो भारत में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। बात करें भारत की, तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है कि कर्नाटका की सरकार ने हिजाब बैन का एक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया था कि जो भी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कर्नाटका में, वहां पे औरतों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जैसे कि आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, एक डिविजनल बेंच था दो जजेस का, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट अनाउंस करा। अब ये वर्डिक्ट क्या है, व्हाट इज द स्प्लिट वर्डिक्ट, और व्हाट आफ्टर नाउ, अब स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद क्या होगा, ये सब मामले के बारे दोस्तों हम अपने लीड आर्टिकल में बात करेंगे, द स्प्लिट ओवर हिजाब। तो दोस्तों मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 14 अक्टूबर। लीड आर्टिकल हिजाब का रहेगा, ये जुडिशरी और फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है, जीएस2 का कंपोनेंट। और एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि भारत को क्या पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है या नहीं है। यह आर्टिकल हिंदू में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो हिजाब कहां पे जजेस ने डिफर करा, तो यहां पे इस टॉपिक को हम दो आर्टिकल से डिस्कस कर रहे हैं, एक तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल और एक ये हिंदू का आर्टिकल। अब इस पूरे वर्डिक्ट को हम थोड़ा डी क्लटर करके समझेंगे, इसको केस बाय केस समझेंगे कि एग्जैक्टली दोनों जजेस ने क्या बात सामने रखी है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो 2 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाए हैं कि भाई लड़कियों की, बच्चों की आज़ादी, जो गर्ल स्टूडेंट है उनकी आज़ादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन के स्कूल में जाएं या कॉलेजेस में जाएं या यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अभी तक एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं आ पाया, यानी कि वर्डिक्ट ऐसा हो, यानी कि या तो वो फॉर द गवर्नमेंट ऑर्डर हो जो कि कर्नाटका की सरकार ने निकाला था, या वो अगेंस्ट दी ऑर्डर हो जो कि कर्नाटका की सरकार ने निकाला था। तो कोई भी यहां पे भी कंसेंसस नहीं बन पा रहा। अब स्प्लिट वर्डिक्ट, सवाल यहां पे ये खड़ा उठता है कि क्या ये स्प्लिट वर्डिक्ट, जो डिवीजन है हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि और ज्यादा वाइड हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं, क्या ये वो बात रिफ्लेक्ट करता है? अब दो लोगों का एक जैसा ओपिनियन होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई फैसला नहीं आ पा रहा, चलो अब इस मामले को एक बड़े बेंच पे भी आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या हमारी सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं वो क्या बहुत ज्यादा वाइडर हो रही हैं। अब पहले तो ये समझे कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, यानी कि जब बेंच फैसला नहीं ले पाता, कोई यहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाता यूनानिमस डिसीजन के थ्रू या मेजॉरिटी वर्डिक्ट के थ्रू। स्प्लिट वर्डिक्ट कब होगा, यानी कि जब बेंच इवन नंबर ऑफ जजेस का होगा, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर जजेस थे, यानी कि यहाँ पे 2 जजेस थे, हेमंत गुप्ता जी और सुधांशु धुलिया जी। अब अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो 4:4 हो या 3:3 हो या 2:2 हो, यहाँ पे 1:1 था, तो वहां पे वर्डिक्ट नहीं आ पाता। लेकिन अगर जजेस ऑड नंबर ऑफ, अगर जजेस एक बेंच में बैठते हैं, यानी कि ऑड नंबर्स में, यानी कि 3 है, 5 है, ठीक है, या 7 है, तो वहां पे कंसेंसस फिर भी आ जाता है, चाहे 4:1 हो, ठीक है, या चाहे 2:1 हो, तो वहां पे कंसेंसस फिर भी आ जाता है। लेकिन 2 जज का बेंच होना, जिसको हम डिवीजन बेंच भी कहते हैं, कोई, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी अनकॉमन। अब स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद क्या होता है, तो स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद जो केस है वो एक लार्जर बेंच के द्वारा सुना जाता है। जैसे कल हम एनजेएसी एक्ट की बात कर रहे थे, तो एनजेएसी जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था बाय अ 4-1 वर्डिक्ट कि जो एनजेएसी है, यानी कि हमने जो कल डिस्कस किया था कि वो एग्जीक्यूटिव ओवररीच है जुडिशरी के मामले में, तो यानी कि 4:1 के वर्डिक्ट से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। अब इसको लार्जर बेंच सुनेगा हिजाब के इशू को। अब ये 3 जज का बेंच है, इस केस की सुनवाई वहां पे होगी। अब ये चीफ जस्टिस के ऊपर है कि वो बेंच का साइज 3 हो या 5 हो या 7 हो, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। व्हाई? बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। नाउ अब यहां पे व्यूज की बात करें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता के यहां पे क्या विचार थे, क्या व्यूज थे। उन्होंने ये बोला है कि दैट देखो, अगर कोई बच्ची है वो स्कूल नहीं जाती है बिकॉज उसको अलाउ नहीं करा जा रहा क्योंकि वो हिजाब पहन के आ रही है, तो देखिए ये उसकी अपनी मर्जी है। तो यानी कि यहां पे जस्टिस हेमंत गुप्ता ये कहते हैं कि ये वॉलंटरी फैसला बच्चे का है,
यानी कि अगर वो हिजाब, यानी कि यहाँ पे हेमंत गुप्ता ये कह रहे हैं कि भाई ये यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए बात करी गई है, एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस कोड हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस करके ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया है वो गलत नहीं है। यानी कि बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि दैट मेरा राइट है हिजाब वेयर करने का, और अगर बच्चा अगर हिजाब वेयर करके स्कूल में जा रहा है और स्कूल अथॉरिटीज उसको नहीं एडमिशन दे रहे हैं तो स्कूल अपनी जगह पे सही है। ये बात हेमंत गुप्ता जी कह रहे हैं। ये बात हमको पता है, जो हेमंत गुप्ता जी ने बात कही है कि कोई भी फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, और उसको कर्टेल किया जा सकता है बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। तो यहां पे हेमंत गुप्ता जी कहते हैं कि जो आर्टिकल 25 है वो भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, मतलब वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। आगे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ये टी शर्ट पहनी हुई है स्लीपी क्लासेस की, या अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्म का ये होता है कि भाई सारे बच्चे सेम तरह की यूनिफॉर्म पहने, लेकिन सारे बच्चे एक तरह का ओपिनियन रखें, एक तरह का खाना खाएं, वो चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। अब अगर हमारे देश में इस बात को लेके हंगामा होना शुरू हो जाएगा, या क्या हम अपने देश में प्रोग्रेस कर पाएंगे अगर इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या धर्म है आपका, तो ये बात तो सही नहीं है। हेमंत गुप्ता कहते हैं कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, एक जैसा सोचना चाहिए, एक जैसा फील करना चाहिए, और इकट्ठे पढ़ना चाहिए। इकट्ठे पढ़ने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि वो एक जैसे दिखें। अब यहां पे हेमंत गुप्ता कर्नाटका की सरकार के ऑर्डर को डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मंशा थी कर्नाटका के सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर की, वो क्या थी? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अमंग्स द स्टूडेंट्स बाय अडेरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। अब यहां पे जो व्यूज हैं सुधांशु धुलिया की, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला था देखो ये तो सही बात नहीं है, ये तो बच्चे का अपना फैसला होना चाहिए कि उसने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। स्कूल अथॉरिटीज इस बेसिस पे उसको एडमिशन डिनाई कर रहे हैं या क्लास में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि बच्ची ने हिजाब पहना है, तो ये बात तो सही नहीं है। ये तो देखिए डाइवर्सिटी प्रमोट करने की बात आती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात कहते हैं। बचपन में, स्कूल में, कॉलेजेस में यही तो उम्र होती है जब हम अपनी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिफरेंट घर से लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। कोई सिख हो सकता है, कोई पगड़ी पहन के आ सकता है, कोई कृपान लेके आ सकता है, कोई बुद्ध धर्म का हो सकता है, कोई जैन धर्म का हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है। तो इसी से तो हम ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो डाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं, और इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना ये भी तो हमारा एक मैंडेट है हमारे संविधान में। और हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात होती है ना, एक दूसरे के धर्म को समझे, एक दूसरे के रीति रिवाज को समझे, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो नॉन आदिवासी है, जो मर्जी उसका धर्म हो, जो मर्जी उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, तो ये तो अपने चॉइस की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुधांशु धुलिया जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। पर सवाल उठता है क्या लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है? इस मामले को जब कर्नाटका हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई थी तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था देखो, कोर्ट्स में, वॉर रूम्स में, डिफेंस कैंप्स में, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए थे कर्नाटका के हाईकोर्ट ने, जहां पे कहा था कि ये क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पे अगर चाहो तो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो ऑन द फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बात मान ली, लेकिन स्कूल कोई ऐसी जगह थोड़ी है, स्कूल में कोई जंग थोड़ी हो रही है, स्कूल कोई वॉर रूम थोड़ी है। आप स्कूल को थोड़ी कंपेयर कर सकते हो कोर्ट रूम के साथ या वॉर रूम के साथ। तो स्कूल को आप एक मिलिट्री कैंप बना दो या एक जेल बना दो, वो बात सही नहीं है। ये बात सुधांशु धुलिया कह रहे हैं। ठीक है, अगेन इफ द पॉइंट विच वॉज बीइंग मेड बाय द हाई कोर्ट वॉज रिगार्डिंग डिसिप्लिन इन अ स्कूल, देन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो सुधांशु धुलिया ये कह रहे हैं जहां पे अनुशासन की बात आती है तो वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी सरकार का ऑर्डर हो जहां पे डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने की बात करी गई है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो उसमें कोई भी कोर्ट कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन जो अनुशासन है वो लोगों की आजादी के कॉस्ट पे तो नहीं होना चाहिए ना, वो लोगों की मर्यादा और डिग्निटी के कॉस्ट पे तो नहीं होना चाहिए। राइट टू डिग्निटी की जब बात आती है तो सुधांशु जी कहते हैं कि भाई ये तो देखिए क्लियर वायलेशन है ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि धारा 19 और धारा 21 के चलते हमारा संविधान हमको देता है। ये ठेस पहुंचाने वाली बात है उस गर्ल स्टूडेंट की डिग्निटी को, उसकी प्राइवेसी को। ये उनकी मर्जी होनी चाहिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने, चाहे वो स्कूल के अंदर से हिजाब पहने, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हिजाब पहने, चाहे वो ना पहने, ये उनकी मर्जी होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल राइट है और अपने आप में एक डेरिवेटिव राइट नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा सोचने की बात है कि कितना, देखिए हम अपने, अगर हम इतिहास को देखें, हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को देखें, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे हमने पढ़ा है,
कितना संघर्ष रहा है औरतों के लिए। आज देखिए, हम देश के भविष्य की बात करते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। एक औरत, अगर हम एक गर्ल स्टूडेंट की बात करें तो वो भी उतना ही देश का भविष्य है जितना एक मेल स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है कि एक छोटी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल का बैग लेके स्कूल की तरफ जा रही है तो वो हमारी होप है, वो हमारी उम्मीद है, आने वाला कल है। बहुत संघर्ष लगा है औरतों को ये अधिकार लेने के लिए। अभी भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो, अगर हम बात करें, गांव में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जिनको एजुकेशन का ये सौभाग्य नहीं मिलता। उनके ब्रदर्स को मिलता है और मेल मेंबर्स को उनकी कम्युनिटी में मिलता है, लेकिन उनको नहीं मिलता क्योंकि वो लड़कियां हैं और उनको किचन में ही चूल्हे का काम करना होता है, खाना बनाना होता है। तो अभी भी ये स्टिग्मा है। तो देखिए, हमने बहुत प्रोग्रेस करा है, तो क्या फायदा तमाम ऐसी सोशल सेक्टर स्कीम्स का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, अगर अभी भी हम ये बात यहां पे करेंगे। तो ये बात थोड़ी सोचने के लिए, हम सब के लिए। अगेन, थोड़ा ये जो इशू है ओपिनियनेटेड है, हम सबके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा ओपिनियन सबका सेम हो। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ही इस पे क्लैरिटी लेके आ सकता है, तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी जो बेंच बनाया जाएगा, 3 जज बेंच हो या 5 जज बेंच हो, वो इस पे रोशनी डाल सके और यहां पे जो दुविधा हमारे सामने खड़ी हुई है उसको क्लियर कर सके। यहां पे आंसर देने की जरूरत है, आंसरेबिलिटी की जरूरत है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या ज्यादा जरूरी है, बच्ची की पढ़ाई या इन्फोर्स करना ड्रेस कोड को। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं, अब यहां पे सुधांशु धुलिया जी कहते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर पाए थे और बहुत सारी ऐसी बच्चियों को कहा गया था कि आप दूसरे स्कूल्स में दाखिला ले लो। अब वो क्या करें? क्या अगर वो मदरासाज में जाते हैं तो उनको क्या सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलेगा? ये अगेन यहां पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जो कि हमको सोचने पे मजबूर करते हैं। अगला आर्टिकल, यहां पे हम बात करेंगे, डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये बात तो हमको पता है, यूनाइटेड नेशंस ने डेटा भी निकाला था, अभी हमने कुछ टाइम पहले इस बात को डिस्कस भी किया था। अगर यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें, दैट बाय 2023 हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री होंगे। इतनी आबादी अब चाइना में नहीं है जितनी इंडिया में है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें, अभी हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है, हर दूसरा व्यक्ति अभी अगर हम देखेंगे जो सड़क पे चल रहा है वो 28 साल का है, 28 वर्ष का है। तो यानी कि अब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और अभी 17-18 साल इसके, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि इसको हम टैप कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, माना जाता है कि बाय 2041 वो पीक करेगी। ठीक है, 59% जो हमारी देश की आबादी होगी वो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी बाय 2040। तो ये हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है कुछ 17-18 सालों के लिए। अब ये पीक को हिट करना, कि यानी कि 60% आबादी इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यहां पे सजेशन दिया गया है, क्योंकि यहां पे देखिए अगेन आर्टिकल्स में लोगों के ओपिनियंस आते हैं, ओपिनियंस को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचे। तो यहां पे ये बात सजेस्ट करी गई है कि हमको ना फैमिली प्लानिंग अप्रोच, कि हम दो हमारे दो, वो बहुत बातें हो गई हैं, हमको फैमिली वेलफेयर अप्रोच के टुवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। लोग अब एजुकेटेड हैं, लोग अब जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी के घर में 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। अब 1 चाइल्ड नॉर्म बन चुका है, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, टाइम नहीं होता। ठीक है, अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इस करके अब देखिए, कोई भी सारी उम्र तो हम जवान नहीं रहने वाले, हमारे पे भी बुढ़ापा आएगा। तो फैमिली वेलफेयर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर अभी हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो कितना है? अभी जो रिसेंटली हमारे पास सर्वे आया था एनएफएचएस का, उसके हिसाब से टीएफआर हमारे पास 2.1 है। तो हमने काफी कंटेन कर लिया है टीएफआर को। हमको फोकस करना चाहिए कि कैसे हम एम्पावर कर सकें अपने लोगों को, और कैसे जो हमारे लोग हैं वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मेक कर सकें अबाउट देयर फर्टिलिटी, अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर वेलफेयर, अबाउट द एजुकेशन। और जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉप करेगा और लाइफ स्पैन राइज करेगा ग्लोबली। आज एक जमाना था जब, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 50 साल की उम्र तक भी कोई जीता था। आज के टाइम पे 50 साल का आदमी भी 30 साल जितना जवान दिखता है। आज के टाइम पे 70-75 ईयर्स बहुत एवरेज सी बात है कि आज के टाइम पे लाइफ स्पैन इंक्रीज कर चुका है। तो आने वाले समय में जो दुनिया में जो आबादी है वो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, भारत में भी और बाकी जो कंट्रीज है वहां पे भी। चाइना में एजिंग पॉपुलेशन लगभग 12% है, यानी कि चाइना की जो आबादी है, तो चाइना की आबादी में से 12% एजिंग पॉपुलेशन है। अब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, कंप्यूटर्स हैं, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ हमको रहना भी पड़ता है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है ना। अब
अब यहां पे सवाल ये आता है कि ऑटोमेशन के बढ़ने से क्या जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन उसको क्या ऑटोमेशन काउंटर कर सकता है, या जो हमारी दो सवाल यहां पे आते हैं, एक तो ऑटोमेशन का सवाल यहां पे आता है और दूसरा सवाल यानी कि क्या रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं एजिंग पॉपुलेशन को, टेक्नोलॉजी में ह्यूमन टच है, या दूसरा सवाल ये है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो कितना ज्यादा स्लो डाउन क्रिएट करेगा हमारी अर्थव्यवस्था की कंडीशन में, स्थिति में। क्या हम फैमिली प्लानिंग की तो बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने पॉपुलेशन के वेलफेयर के बारे, वेलबींग के बारे सोच रहे हैं, या अभी भी उसी एक्सक्यूज के पीछे हम हाइड कर रहे हैं दैट हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, हमारे पास अच्छी स्कूलिंग नहीं है। हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो अभी ये जो पॉलिसीज है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अपनी हेल्थ पॉलिसी, तो क्या ये सिर्फ पेपर में ही बड़ी बड़ी पॉलिसीज हमने डिजाइन करनी है? जरा सोचने की बात है, 2047 जब हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, उस समय तक हम अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पीक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम वहां पे हिट कर लेंगे। और 25 साल के बाद जब हम 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी जो आबादी होगी वो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ये 17, 18, 19 साल की जो विंडो है हमारे पास, इसको कैसे हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, ये बार बार हम बात करते रहते हैं। तो क्या साइज मैटर करता है? आबादी का, पॉपुलेशन का साइज मैटर नहीं करता, चाहे वो 150 करोड़ है चाहे वो 1 करोड़ है। मैटर क्या करता है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो कितना तंदुरुस्त है, कितना स्किल्ड है और कितना प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिविटी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग, व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने घंटों में कितना प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हैं। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। हमको फोकस ज्यादा फर्टिलिटी रेट पे नहीं करना चाहिए। तो अगर यहां पे कॉलमनिस्ट का एक और व्यू आ जाता है कि अगर आपके 4 बच्चे भी हैं लेकिन चारों रिसोर्सफुल हैं, अगर हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं, प्रोडक्टिव हैं, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसका नतीजा क्या हुआ? शार्प रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। चलो, लोग खाने वाले कम हो गए, लेकिन अभी चाइना के पास एक बहुत रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन है। अब यहां पे टेक्नोलॉजी की बात आती है और ये बात यूएनएससी के फोरम पे भी मोदी जी ने कही थी कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसके साथ ह्यूमन टच हो। ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। आने वाले समय में तेजी से हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमने टाइम के साथ रहना है, टाइम के साथ अडाप्ट करना है, तो हमको जमाने के साथ अडाप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ भी अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम पे हर 2 महीने के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई नया फोन आ जाता है, कोई नया लैपटॉप आ जाता है, कोई ना कोई नई बात हमारे सामने आ जाती है। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात है, ठीक है, पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, काम नहीं रुका, नौकरी नहीं रुकी, लोगों का काम चलता रहा, लेकिन ये ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना। अब आप टेक्नोलॉजी के जरिए आपने अपने माता जी की, अपने पिताजी की अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास ऑनलाइन अगर बुक करनी है तो वो कर सकते हैं। आपने मूवी की टिकट्स अपने पेरेंट्स के लिए बुक करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप भी उनके साथ डॉक्टर के पास चलें, या अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप भी उनके साथ अपना टाइम निकाल के उनके साथ मूवी देखने चले, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से आप एक चीज प्रोवाइड उनको कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन टच की जहां पे बात आती है वो तो टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर सकती ना। तो बुक माई शो में तो कोई और इंसान तो नहीं आएगा जो आपके पेरेंट्स के साथ मूवी देखने जाएगा। बुक माई शो में आप मैक्सिमम 2 टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, कल को हम पे भी बुढ़ापा आएगा। और अगर यहां पे अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं जो कि डिक्लाइन कर रहा है तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? क्या टेक्नोलॉजी, क्या रोबोट्स हमारा ख्याल रखेंगे? सोचने वाली बात है। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन राइट इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ज्यादा जरूरी है। हमने ये भी देखना है कि हम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसका हमको रिटर्न मिलने वाला भी है कि नहीं। और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके अगर हम बच्चों की बात करें। देखिए दोस्तों, अब 12% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन बाय 2025 ये एल्डरली पॉपुलेशन होने वाली है। आज से 30 साल के बाद 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया विल बी अबव द एज ऑफ 65, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे टैप कर सकते हैं? क्या हम चाहेंगे कि ये जो रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दें? तो बहुत कम टाइम है हमारे पास, बहुत लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो कि अभी 1.5 या 2 डेकेड्स तक ही हमारे पास सीमित है। 100 साल के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। तो हमको हमारे बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, खास करके उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज आए हैं। 2 साल से, 2.5 साल से स्कूल बंद था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब आउट फ्रंट आके बोल रहे हैं कि हमको मेंटल इश्यूज आए थे।
ठीक है, तो ये बातें सोचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना ज़्यादा उनकी एजुकेशन में, उनकी मेंटल हेल्थ में और उनकी ओवरऑल हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हेल्दी होना मतलब ये नहीं कि आपके 18 इंच के बाइसेप हैं। हेल्दी होना डजंट मीन कि आप जिम जाते हैं, कि आपकी टोन्ड बॉडी है, कि आपके 8 पैक एब्स हैं। हेल्दी आपकी ओवरऑल हेल्थ की बात आती है, जहां पे आपकी फिजिकल और मेंटल और सोशल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। और एक जेंडर डायमेंशन का इशू भी यहां पे डिस्कस करा गया है। ये बात समझनी जरूरी है कि जो औरतें हैं वो ज्यादा जल्दी एज्ड होती हैं एज कंपेयर टू मेन, और औरतों की जिंदगी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन। यानी कि अगर एक शादीशुदा कपल भी हो तो चांसेस हैं कि जो आदमी की डेथ है वो जल्दी होगी और औरत की डेथ बाद में होगी। तो डेफिनेटली अब यहां पे ये सोचना जरूरी है कि कल की जो औरत होगी, जिसकी एज होगी, देखिए बुढ़ापा सबको आना है, तो कितना ज्यादा हम आज की जो गर्ल चाइल्ड है उनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कल को किसी कारणवश औरत अगर अकेली रह जाती है, उनके पति की डेथ हो जाती है, तो वो किसी के आगे हाथ तो नहीं उनको जोड़ने होंगे, उनके पास नौकरी है या अगर उनके पास कोई ऐसा प्लान है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी कहीं अपना फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है ना। तो कितना ज्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी औरतों के लिए इंप्रूव कर सकें। बार बार हम ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपना जो फीमेल सेक्स रेशो है, अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करें अगर हम अपनी एजिंग पॉपुलेशन की, तो देखिए दोस्तों अगेन यहाँ पे ये बात आती है कि हम इतने सारे जो एडवांसेस हमने अभी करे हैं आज इतने सालों, आज 1947 से लेके 2022 तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करें, बहुत एडवांसेस हमने करे हैं। एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ में हो, ठीक है, फर्टिलिटी रेट को कंटेन करने में हो, तो बहुत हमने अचीवमेंट्स यहाँ पे हासिल करी हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये एफर्ट्स को ऑनगोइंग रखें, ताकि हम ये एफर्ट्स का हमारा वेस्टेज ना जाए सारा का सारा, हम कहीं टाइम में पीछे ना चले जाएं, हम फिर से अगेन 70s में या 80s में ना वापस चले जाएं। तो आज के बच्चों को, आज के युवाओं में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक के बाद अब क्लासेस चल रही हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, तो बच्चों की नीड्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डू वी नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी? यस, हमको एक पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत तो है, लेकिन वी ऑलरेडी हैव अ पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि सन 2000 में डिजाइन करी गई थी, लेकिन उसमें थोड़ी चेंजेस लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन में अब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एजिंग जो पॉपुलेशन है हमारी आबादी में ज्यादा हो रही है। स्टेट्स की, राज्य सरकारों की भी अपनी अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज रहती हैं, तो यहाँ पे माइंडसेट में चेंज लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉट वी नीड इज अ पॉलिसी दैट सपोर्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स। तो हमको फोकस करना पड़ेगा जो चैलेंजेस हैं विच गो अलॉन्ग विद एनहांसिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में ये एस्पेक्ट नहीं आता। तो अगर अभी भी हमारा फोकस फैमिली कंट्रोलिंग पे ही है, या अगर अभी भी हमारा फोकस हम दो या हमारे दो पे ही है, तो वो सही बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ये बात डिस्कस करी गई कि पॉलिसी ऐसी हो, पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैं हम इन्हांस कर सकें। अगर आबादी बढ़ भी रही है, अगर बच्चे ज्यादा भी हो रहे हैं, तो वो कितने ज्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो दोस्तों ये दो आर्टिकल्स थे आज की, और क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी ओपिनियंस क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दैट द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल ये रुकावट बनता है फॉर द फ्रेटर्निटी ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि भाईचारा ऑफ द कम्युनिटी? क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने वर्डिक्ट में कल कही थी। आपने ये बात इलैबोरेट करनी है इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्प्लिट वर्डिक्ट जो कि अनाउंस करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवर द हिजाब इशू। थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, आपके ओपिनियंस कुछ भी हो सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन कहाँ पोस्ट करना है? आपने ये क्वेश्चन पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नाउ द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। एंड दोस्तों एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो प्रथम का बेस्ट आंसर है। वेरी वेल डन प्रथम। प्रथम हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर व्यूअर है। एक दो बार प्रथम से मेरी बात भी हुई थी, उनका मैसेज भी टेलीग्राम पे आया था। काफ़ी अच्छा वो लिखते हैं, काफ़ी अच्छे उनके आंसर्स होते हैं, और काफ़ी इन्होंने अपने पॉइंट्स अपने आंसर में लिखे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो अपना आंसर डाला है, डायमेंशंस डाले हैं, काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग है इनकी, और इन्होंने ये आंसर 7 मिनट्स में लिखा है। तो मुझे याद है कुछ 1 महीने पहले की बात है, जब प्रथम का मैसेज आया था तो वो चैलेंज फेस कर रहे थे कि वो जो आंसर्स लिख रहे थे वो आंसर्स लिखने में उनको 20-25 मिनट लग रहे थे। ये चैलेंज स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई थी एक बच्चे से, उसने मेंस लिखा था, वो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर वॉचर हैं, एडिटोरियल्स देखते हैं, रेगुलरली आंसर्स लिखते हैं। तो लेकिन मेंस में वो अपना क्वेश्चन पूरा
कंप्लीट नहीं करके आ पाए थे, उनके 3-4 क्वेश्चन GS1 में रह गए थे। तो दोस्तों चैलेंज हम सबका यही आता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमको पता होगा, लेकिन हमको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आंसर्स लिखने का चैलेंज रहेगा। इसी के कारण ये एक डेली प्रैक्टिस हमने शुरू करी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ नहीं, रोज का एक क्वेश्चन तो हम लिख ही सकते हैं ना। हम यहाँ पे रोज के 5 क्वेश्चन लिखने को तो कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन रोज का एक क्वेश्चन भी अगर हम लिखते रहेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी आंसर राइटिंग की। और यही हैबिट है जो कि हमको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। बिकॉज अगेन ये बात मैं कहता रहता हूँ कि हमारा पहला आंसर, हमारा पहला जो मॉक जो टेस्ट है मेंस का, वो अगले साल सितंबर 16 या सितंबर 17 को ना हो, उससे पहले आपने कई सारे मॉक टेस्ट देने हैं। तो वेरी वेल डन प्रथम, आपने काफी अच्छा आंसर लिखा है। प्रथम का आंसर आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है तो प्रेरणा मैम यहाँ पे PSIR पढ़ाते हैं। तो आप हमारा एक मेंटरशिप कोर्स अवेल कर सकते हैं अगर आप तलाश में हैं PSIR के मेंटरशिप के लिए। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप इसके फीचर्स को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी है, 18,899। तो अभी एक 33% ऑफ एक कूपन कोड है अर्ली बर्ड, इस पर डिस्काउंट चल रहा है। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी देख सकते हैं, आपको एक ही गो में ये सारे का सारा पैसा नहीं देना। इसके बारे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-890-3043 और आपकी पूरी असिस्टेंस यहाँ पे करी जाएगी। सो दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ इजाजत और आपको मैं मिलूंगा कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स को भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।